अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3A, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 2 पार्ट्स किए थे। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है ना रिमेनिंग पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। चलें ई पार्ट में करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप सभी को याद है ना? क्या थी स्टेटमेंट? देखिए मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बुक पे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स, आल्सो सेपरेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है जी। तो अब हमारे पास आता है जी ई पार्ट 7/625, एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 2 और ई पार्ट है। स्टेटमेंट बेटा जी आप बुक मैंने कल लिखी थी या बुक पे भी आप लोग देख लीजिएगा। 7/, ई पार्ट 625। अच्छा जी, 7/625। तो अब हमने क्या करना है जी, 7 को बेसिकली डिवाइड किस पे करना है? 625 पे। चलें करते हैं जी 625। पॉइंट जब हम इधर यूज़ करेंगे तो इधर एक ज़ीरो आ जाएगा। तो मुझे बताएं क्या एक ज़ीरो पे मसला हल हो जाता है? नहीं ना होता। हम क्या करते हैं, फिर एक और ज़ीरो यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली एक ज़ीरो फिर ऊपर भी आएगा। 625 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 625। चलें जी 10, क्योंकि आपको पता अब जीरो में से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे तो कैरी लेना पड़ेगा। तो इधर तो ऑलरेडी ज़ीरो, फिर इसमें से कैरी लेते हैं तो ये हो जाएगा 10। इसमें जब कैरी लेंगे ये 9 रह जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 5। इधर क्या रह चुका है? 9। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा? 7। और 6 में 6 तो 750 आ जाता है। अच्छा, अभी भी हम जब एक ज़ीरो लगाते हैं तो फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 625। तो मेरा बेटा ये बताएं, जब फिर हम जब कैरी लेंगे तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा? 5। इधर मैंने क्या बचा? 4। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। इधर मैंने क्या बचा था? 7, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ कॉमन लिए नहीं था। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा? 1। एनी प्रॉब्लम? आसान से ही है ना? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, इधर आप क्या करेंगे जी, ज़ीरो एक ऐड मजीद लिख दिया जाएगा। तो 625 को बड़ा सिंपल सा मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1250 आ जाता है। एग्री करते हैं ना? तो रिमाइंडर ज़ीरो या कुछ भी नहीं आता, आप जो मर्जी लिख लीजिएगा। अब हमने बेसिकली बताना था कि ये टर्मिनेट देखें 625 बेसिकली किसके इक्वल आ गया? 0.0112। मुझे ये बताएं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 4 डिजिट्स। तो ये तो फाइनाइट हो गए, ये क्या हो जाते हैं? फाइनाइट। अब इसका मतलब 7/625, सो 7/625 इज a terminating decimal, terminating decimal. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आसान से ही काम है ना? अच्छा जी, ये तो आपका ई पार्ट हो गया जी। तो अब हम लोगों ने बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट सॉल्व किया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। और एफ पार्ट के आपके पास 1/119 एफ पार्ट है 1/119 डिवाइडेड बाय 595। अच्छा चलें, मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने आपको बताया था जो कल का लेक्चर था, मगर 1 को एज इट इज़ रहने और इनको सिर्फ सोल्व कर दो, बाद में 1 पॉइंट समथिंग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आसान सा तरीका है ना? तो अब आपकी मर्जी है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको ऐड करें, फिर इसको सॉल्व करें। चलें ऐसा करता हूँ कि मैं इस मेथड से कर देता हूँ, आप लोग फिर उस मेथड से करके देखिए क्या दोनों का आंसर सेम आता है। चलिए जी, 595 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 595 ही आएगा। और इसमें अब हमने क्या ऐड करना है? 119। अब इनको ऐड करो बेटा, 9 और 5 एंड 9 14, 1 कैरी। 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी। 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 14, यानी कि मेरे पास आ गया 714/595। अब हमने 714 को किस पे डिवाइड करना है जी? 714 डिवाइडेड बाय 595। कॉमन सेंस की बात है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 595 तो क्या आपको सोचना पड़ेगा रिमाइंडर क्या आएगा? मैं तो शर्तियाँ चैलेंज करता हूँ कि 119 ही आएगा।
समझ आई बात की, क्लियर हुई बात। अब मैंने क्या करना है जी, इधर डेफिनेटली पॉइंट यूज़ करूँगा। जब हम पॉइंट यूज़ करते हैं तो मुझे बताइए इधर 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो गई है, तो मुझे ये बताएं 595 है, 595 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 2 से, तो इसके ग्रेटर हो जाएगा या इससे इक्वल आता है? चले करके देखते हैं जी। 595 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 5 द 10, क्या कैरी आएगा 1, 2 9 द 18, 18 और 1 क्या हो जाएगा बेटा जी बताएं 19, 1 कैरी, फिर 2 5 द 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11। लो जी ये तो इक्वल आ गया। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1190। एनी प्रॉब्लम? रिमाइंडर 0 आ गई, इन शॉर्ट कुछ नहीं आया। तो 1 होल 119 ओवर 595 को जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है 1.2। तो पॉइंट के बाद बताएं जो डिजिट्स हैं वो काउंट किए जा सकते हैं नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं, फाइनाइट हुए। तो 1 whole 119 over 595 is a terminating decimal. Terminating decimal. Any problem students? ये बात समझ आती है सभी को? ये बात समझ आती है सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा जी, तो अब तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका जी पार्ट है वो डेफिनेटली आपका होमवर्क होगा। नहीं होता तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, चाहे इंचार्ज को बताएं। मैं इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर या जैसे मुझे पता चलता है उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आपने खुद अटैम्प्ट लाजमी करना है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस होगी तो आपको ये सभी चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट यूजिंग द डिवीजन रूल। नहीं जी, अब मैं आपको कहा, मैंने भी स्टार्टिंग में ही कल के लेक्चर में कहा था ना कि उसमें तो हमने डिवीजन करके बताया था कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मैं एक वो मेथड या एक वो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ जो डिवीजन के बगैर ही बता देगा कि वो गिवन नंबर या जो फ्रैक्शनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 लिखना ज़रूरी है बेटा जी। वो कहते हैं विदाउट यूजिंग द डिवीजन रूल, विदाउट यूजिंग द division rule, separate the terminating and non-terminating decimals and non-terminating decimals from the following rational numbers, from the following rational numbers। अच्छा बेटा, मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखी मुझे ये बताएं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें तो बाकायदा हमें डिवाइड करना पड़ा था। डिवाइड करने के बाद हमें बताना पड़ा था कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सभी रैशनल थे। अच्छा, अब मेरा बेटा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबसे पहली वर्ड स्टेटमेंट का सबसे पहला वर्ड क्या है विदाउट, और आगे क्या लिखा हुआ है यूजिंग द कौन सा रूल, डिवीजन रूल। विदाउट यूजिंग द डिवीजन रूल, तो इसका मतलब मैं डिवीजन किए बिना ही बता दूंगा कि हम ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब चलें पहले मैं ए पार्ट लिखता हूँ। ए पार्ट क्या है जी 17/30। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 17/30। अच्छा, अब ये था ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्टेटमेंट में लिखा जी। अच्छा मेरा पुत्र ये बताएं कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 30, आप ऊपर वाले को भूल जाएं। सिंपल सी एक बात, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आसान करता हूँ या आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी आसानी पैदा करता हूँ। ऊपर वाली वैल्यू को फिल वक्त 17 को भूल जाएं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 30, 30 के फैक्टर्स बनाएं। 30 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स बनाएगा 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5।
मैंने कहा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, देन उसके रूल्स या कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जिससे आपको जेहन में बैठ जाए कि हम डिसाइड कर सके दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो फैक्टर्स 17/30 is a non-terminating decimal। आप कहेंगे सर सॉल्व करते जा रहे, रीजन बता नहीं रहे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रीजन क्या है? बिकॉज देयर आर, लो जी देयर के स्पेलिंग भूल गया, देयर आर 3, देयर आर 3 या देयर इज कर लेते हैं क्योंकि फैक्टर्स तो देयर इज 3 एज इन फैक्टर्स ऑफ 30। अच्छा, अब मैं ज़रा इस स्टेटमेंट को थोड़ा आसान करता हूँ। अभी तो जिसमें लिखा है ना, सबसे पहली बात मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 10 को सिर्फ डिस्कस करूं तो मुझे बताएं 10 के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई बनते हैं? 1 तो यार सभी का ही होता है ना। प्राइम नंबर्स की बात करें कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, क्या प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा 10 का कोई फैक्टर है? नहीं है ना। तो याद रखिएगा, जब हम डेसिमल को रिमूव करते थे किसी भी डेसिमल नंबर में, तो डिनोमिनेटर में हमेशा वो 10 का मल्टीपल आता था। 10 के मल्टीपल से क्या मुराद है? मुझे बताएं, 10 का टेबल अगर याद हो तो 100 आएगा, यानी कि टेबल से मुराद ये है कि इन शॉर्ट के 10 के ऐसे मल्टीपल्स आ जाएं जैसे कि 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाता है। ये 10 की पावर क्या है? 1, 10 की पावर क्या है? 2, 10 की पावर क्या है? 3, 10 की पावर क्या है? 4। तो देखिए एक सीक्वेंस मैंने ये पावर बनाई है ना। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ ये क्वेश्चन समझाने से पहले कि आप 10, 100, 1000, 10,000 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे ना, वो 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो अब आपने जेहन में रखना है कि जब हम टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स की। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर आ जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में एक ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हों। 2 एंड, अच्छा चलें और आसान करता हूँ जी, यहाँ क्लियर कर देता हूँ। 2 सभी 2 भी हो सकते हैं, जैसा कि 8 है तो उसका 2 2 2 ही आएगा ना। अच्छा, और 5 एंड बोथ से मुराद 2 और 5। अब आप लोगों ने एक बात जेहन में बिठा लेनी है, टर्मिनेटिंग में डिनोमिनेटर में हमेशा के जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे हमेशा कौन से होंगे? 2 और 5, या दोनों भी हो सकते हैं 2, 5। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें ज़रा, मैंने जब 30 के फैक्टर्स बनाए तो उसमें 3 आ रहा है, तो क्या 3 जो है वो इन दोनों के अलावा आ जाता है? तो फिर वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो बड़ा आसान सा तरीका हमने इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्या था कि हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं। अगर 2 और 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर आ जाता है तो फिर वो नंबर क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको उसको सॉलिड रीज़न बता दी। वो रीज़न क्या बताई है कि मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर में पावर हमेशा 10 की पावर में आएगी। 10 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 इसके अलावा कोई नहीं आएगी। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर मैंने एक और आपको बात बताई कि जब मैं 10, 100, 1000, 10,000 के प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा ना, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, को जब मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा कि जब हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 ही हों, या दोनों आ जाएंगे, या एक खाली 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई आता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ आता है मेरा बेटा। बी पार्ट आ रहा है जी 27/70। 27/70 बी पार्ट
27/70। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा जी, आपने क्या करना है कि 70 को ऊपर जो न्यूमरेटर है 27 उसको भूल जाना है, डिनोमिनेटर क्या है 70। मैं क्या करता हूँ जी, 70 के फैक्टर्स बनाता हूँ। तो 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, 5 7 दा 35 एंड 7 1 दा 7। तो फैक्टर्स ऑफ 70 हमारे पास क्या आ रहे हैं मेरा बेटा, आप ये देखिएगा ज़रा। फैक्टर्स ऑफ 70 क्या क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर से नहीं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो फैक्टर्स हमने कौन कौन से लेने हैं प्राइम फैक्टर। तो मेरे पास कौन सा है, 2 5 एंड 7। तो हम लिखेंगे 27/70 इज नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन, बिकॉज factors of 70 contain 7. Factors of 70 contains 7। तो 7 तो फिर मैंने आपको बोला है कि 2 और 5 के अलावा आ जाता है, इस वजह से 20/70 भी क्या होगा, नॉन। क्या इसमें हमें डिवीजन करनी पड़ी? बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाए और हमने उसमें क्या फाइंड आउट किया, एक ऐसा नंबर आ गया जो 2 और 5 के अलावा आ गया। तो फिर इस वजह से 20/70 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका आता है जी सी पार्ट। चले मैं सी पार्ट भी सॉल्व करवाता हूँ जी। 103/105, 103 सी पार्ट है 103/105, 105। लो जी, किसके फैक्टर बनाएंगे हम, 105 के। चले करते हैं जी। चले क्या होगा, सब 5 के टेबल पे करते हैं। 5 2 दा 10, 5 1 दा 5, 3 7 दा 21 और 7 1 दा 7। अच्छा, लास्ट पे 5 आ रहे थे, इस वजह से मैंने पहले 5 पे कर दिया। लेट्स सपोज आप पहले 3 से स्टार्ट ले लेते तब भी नो इशू, डिवाइड तो हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि चलें लिखते हैं जी, फैक्टर्स ऑफ 105 क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स। चलें फिर पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज इक्वल टू 5 3 एंड 7। तो बेटा जी मुझे खुद ही बताएं, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन क्या है, लिखेंगे जी 103/105 इज नॉन टर्मिनेटिंग because factors, अच्छा 103 और 105 is a non-terminating because factors of 105 contains या contain 3 and 7। क्लियर हुई बात? तो अब इस वजह से, क्योंकि अगर 2 और 5 के अलावा जो फैक्टर्स और आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। वैसे भी तक जो तीनों पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों हमारे पास कौन से आए हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग। चलें अब देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या नंबर दिए गए हैं जी, 231/250, 231/250। तो बेटा मुझे बताएं, हमने किसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, डिनोमिनेटर के। यानी कि 250 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 2 5 दा 10। फिर 5 का टेबल आ जाएगा, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, 5 5 दा 25 एंड 5 1 दा 5। तो अब मुझे बताएं कि फैक्टर्स ऑफ 250 क्या आ रहे हैं, इज इक्वल टू 2 एंड 5 ही आ रहे हैं ना। बेशक 5 रिपीट हो रहा है,
यहाँ 5 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन है तो 2 एंड 5 ही। तो हम लिखेंगे जी 231 over 250 is our terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसकी रीज़न क्या है बेटा? बिकॉज $250 या factors of 250, because factors of 250 contain 2 and 5. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आती है? ये बात समझ आई बेटा जी आप लोगों को? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है ई और एफ पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करें। जी पार्ट, चलें जी का जरा डिनोमिनेटर देखें, 71 है ना, तो जो जी था, जी का डिनोमिनेटर क्या है? जी पार्ट जो आपका आ रहा है 5 होल 69 ओवर 71। 71, तो मुझे एक बात बताएं मेरा बेटा जी, जो 71 है वो तो एक प्राइम नंबर खुद है, ऐसे ही है ना, वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो फिर इसका मतलब ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो ज़रा खुद ये सोचिएगा और बताइएगा। अच्छा, अब आता है एच पार्ट, 7 होल 17 ओवर 100। एच पार्ट है 7 होल 17 ओवर 100, 7 होल 17 ओवर 100। तो ये तो मैंने आपको फिर रिपीट कर दिया, पहले भी बता चुका हूँ कि टारगेट किसको करना है? डिनोमिनेटर को। चलें देखते हैं जी, डिनोमिनेटर 100 आ रहा है तो इसके हम फैक्टर बनाते हैं। फिर 2 5 दा 10 0, 2 2 दा 4 2 5 दा 10, फिर 5 5 दा 25 और फिर 5 1 दा 5। तो मुझे बताएं कि फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 बताएं क्या आ रहे हैं? 2 एंड 5 ही आ रहा है ना, 2 एंड 5, यानी कि आपने देखा होगा 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं फिर 7 हो 17 ओवर 100 क्या होगा? इज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा जी, रीजन क्या है जी? बिकॉज 100 या फैक्टर्स ऑफ 100, इधर लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 100 कंटेन्स 2 एंड 5। ठीक है बेटा जी, समझ आ गया? अच्छा जी, तो ये था तो हमारा आज का काम। ठीक है, तो मेरा बेटा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स मैंने कुछ बताए वो आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा, रिवीजन में आसानी होगी। और आज का मैसेज, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, ऐसे ही है। और अल्लाह ताला की अगर हम सिफ़ात की तरफ आते हैं तो यकीन करें कि ये जो दुनिया में जितने भी समंदर हैं ना, इसमें जितना भी पानी है, आप वो सारे का सारा पानी इंक के तौर पे इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला की सिफ़ात लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें। वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते करते थक जाएंगे, हम मुकम्मल तौर पे सिफ़ात को बयान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुआ मांगने का तरीका भी था ना, वो क्या करते थे? पहले अल्लाह ताला की सना बयान करते थे। तो याद रखिएगा, पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला की सिफ़ात का वास्ता दें कि अल्लाह तू ही गफूर रहीम है, तू ही रहम करने वाला है, तू ही ज़ुल जलाल वल इकराम है, तू ही हर चीज़ पर कादिर। हमारी इस दुआ को, हमारी इस कमी को पूरा फरमा। तो और फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, जब अल्लाह ताला की सना बयान करते हैं उसके बाद फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजें। दरूद शरीफ भेजने के बाद उन पर सलाम दुआ पढ़ने के बाद आपने फिर अपनी दुआओं की तरफ आना है और फिर देखें आपकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। और मैं आपको यकीन कर दिलाता हूँ कि अगर जब इस तरीके से आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।